हेलो दोस्तों, मैं साधना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी में। दोस्तों, आज की क्लास शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे बेहतरीन क्वेश्चन की, जिसमें हम इंक्लूड किए हैं 15 क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है। क्या बात हो रही है? व्यवहारवादी कौन से नहीं है, यानी कि यहाँ पर जितने भी जो भी 4 ऑप्शन है, यहाँ पर जो वैज्ञानिक के नाम दिए गए हैं, इनमें से ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जो व्यवहारवादी नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्किनर, दूसरा है वाटसन, तीसरा है पावलोव और चौथा ऑप्शन है लेविन। तो इनमें से कौन व्यवहारवादी नहीं है? अगर हम स्किनर की बात करते हैं तो ये हमारे व्यवहारवादी हैं। स्किनर कौन है? व्यवहारवादी हैं। वाटसन की बात करते हैं तो व्यवहारवादी हैं, क्योंकि इन्होंने व्यवहारवाद की बात की थी, इसलिए ये व्यवहारवादी हैं। और बात हो रही है व्यवहारवादी की। अगर पावलोव की बात करें तो ये भी क्या है? व्यवहारवादी है। अगर कुर्ट लेविन की बात करें तो व्यवहारवादी न होकर ये हैं क्षेत्रवादी। क्या है? क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? तो कुर्ट लेविन ने दिया। तो यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाता है, क्योंकि नहीं पूछा गया तो यही नहीं हमारा ऑप्शन है। तो 4 विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। कुर्ट लेविन के साथ चला जाएगा कि मनोविज्ञान में कुर्ट लेविन व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मनुष्य की सामान्य चाहतों, इच्छाओं को क्या कहा जाता है? जब मनुष्य को कोई इच्छा होती है, किसी चीज को पाने के लिए लालसा होती है, तो उसको क्या नाम दिया गया? क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं, आवश्यकता कहते हैं, अंतर्नोद कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब मनुष्य को सामान्य चाहतों, किसी वस्तु को उसको पाने की इच्छा होती है, तो उसको आवश्यकता कहते हैं। क्या कहती हैं? कहते हैं आवश्यकता कहते हैं। जब हमारी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती, जब हमारी किसी चीज की आवश्यकता होगी, तभी तो हम उसको इच्छा रखेंगे कि हमें वो चाहिए। तो इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ राइट हो जाएगा कि मनुष्य की सामान्य चाहतों, इच्छाओं को आवश्यकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर कि मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम किसने शुरू किया? देखो, मनोविश्लेषणात्मक परामर्श उपागम और मनोविश्लेषणवाद के जनक, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया? तो पहला है एडलर, दूसरा है सिगमंड फ्रायड, तीसरा है जुंग और चौथा है सभी। तो मनोविश्लेषण की जहां भी बात की जाती है, हम वहां सिगमंड फ्रायड को टिक कर देंगे। किसको लॉक कर देंगे? तो सिगमंड फ्रायड को। यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि जहां जब भी मनोविश्लेषण की बात की जाएगी, हम सिगमंड फ्रायड को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मैस्लो के पदानुक्रम में, मैस्लो ने जो पदानुक्रम का सिद्धांत दिया था, उसमें अंतिम चरण को क्या कहा जाता है? यानी कि मैस्लो ने जो आवश्यकता का सिद्धांत, यानी कि पदानुक्रम की आवश्यकता का जो सिद्धांत दिया था, उसमें जो सबसे आखिरी यानी कि अंतिम चरण को क्या कहा गया है? तो पहला है शारीरिक आवश्यकता कहा गया, दूसरा है सम्मान की आवश्यकता कहा गया, तीसरा है सुरक्षा की आवश्यकता कहा गया, चौथा है आत्मबोध की आवश्यकता कहा गया। तो मैस्लो ने अपने पदानुक्रम सिद्धांत में क्या बताया कि कितने चरण होते हैं आवश्यकता के? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 चरण होते हैं। किसके? आवश्यकता के, यानी कि मनुष्य की आवश्यकता के कितने चरण होते हैं? तो 5 चरण होते हैं। पहला क्या बताया? शारीरिक आवश्यकता। दूसरा क्या बताया? संगी साथियों की आवश्यकता। तीसरी आवश्यकता उन्होंने बताया सम्मान की आवश्यकता, और चौथी आवश्यकता बताया सुरक्षा की आवश्यकता। पांचवी आवश्यकता क्या थी? आत्मबोध की आवश्यकता। यानी कि सबसे अंतिम चरण उन्होंने क्या बताया? तो सबसे अंतिम चरण बताया कि आत्मबोध की आवश्यकता होती है। और यहाँ पर क्या पूछा गया? अंतिम चरण पूछा गया, तो इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प राइट हो जाएगा कि आत्मबोध की आवश्यकता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं, यानी कि बहिर्मुखी व्यक्ति कौन से होते हैं? कौन कौन व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं? जो सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं, जो तनाव रहित होते हैं,
ए और बी दोनों होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहिर्मुखी का मतलब होता है जो सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं। जैसे आप बच्चों को देख लीजिए, किसको देख लीजिए, बच्चों को देख लीजिए। अगर बच्चों को बोलो कि कोई घर में आए तो बता दीजिएगा कि पापा मार्केट गए हैं। तो अगर कोई घर में आता है तो वो यही बताएगा कि पापा हमारी मम्मी बोली थी कि बता देना पापा मार्केट गए हैं। यानी कि आप जो बताओगे वही बताएगा बच्चा। तो बच्चा क्या होता है, बहिर्मुखी होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि जो सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं, जो अपनी सारी बातों को शेयर कर देते हैं, वो क्या होते हैं, बहिर्मुखी होते हैं। बहिर का मतलब होता है कि अपने मुख से सारी चीजें वो क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं। और इस बहिर्मुखी अंतर्मुखी यानी कि युंग जुंग महोदय ने व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। तो ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि बहिर्मुखी व्यक्ति वह होते हैं जो सामाजिक एवं मित्रवत होते हैं। क्लियर है। अगर तनाव रहित की बात की जाए तो ये तो कोई भी हो सकता है, तनाव रहित। ठीक है, यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ की, इनमें से कौन दृश्य श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री है। दृश्य का मतलब जो दिखाई दे और श्रव्य का मतलब जो सुनाई दे। दृश्य का मतलब जो दिखाई दे और सुनाई दे, श्रव्य का मतलब होता है जो सुनाई दे। यानी कि यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन दिखाई सुनाई शिक्षण सामग्री है, यानी कि ऐसी शिक्षण सामग्री जिसके द्वारा हमें दिखाई भी दे और सुनाई भी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कंप्यूटर, दूसरा है चार्ट, तीसरा है रेडियो, चौथा है पुस्तक। अगर आप कंप्यूटर की बात करोगे तो कंप्यूटर में हम पिक्चर को, सॉन्ग को सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। यानी कि देख भी सकते हैं और सुन भी सकता है। किससे, कंप्यूटर से। चार्ट की बात करें, चार्ट अगर कहीं पे आप लगा दो तो क्या करेंगे, उसको हम देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। पुस्तक की बात करें तो पुस्तक को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ना कि सुन सकते हैं। तो पुस्तक को क्या करेंगे, देख सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं। अगर रेडियो की बात करें, रेडियो को हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। रेडियो में जो भी सॉन्ग वगैरह आ रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सुन सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। और यहाँ पर क्या पूछा गया कि ऐसा शिक्षण सामग्री जिसके द्वारा हमें सुनाई दिखाई दोनों दो। तो यहाँ पर पहला विकल्प हमारा राइट हो जाएगा कि कंप्यूटर ऐसी शिक्षण सामग्री है कि कंप्यूटर में देख भी सकते हैं चीजों को और सुन भी सकते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कंप्यूटर के साथ चला जाएगा कि कंप्यूटर दृश्य शब्द शिक्षण सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोर्टफोलियो में बच्चों के किस गुण का आकलन किया जाता है। यानी कि पोर्टफोलियो में बच्चे के किस गुण का आकलन होता है। तो पहला ऑप्शन है उसके व्यक्तित्व का आकलन होता है, दूसरा ऑप्शन है कि व्यवहार का आकलन होता है, तीसरा ऑप्शन है कार्य प्रणाली का आकलन होता है और चौथा ऑप्शन है कि यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी सही हैं। तो पोर्टफोलियो में बच्चों के समग्र व्यक्तित्व का आकलन होता है, यानी कि उसके समग्र व्यक्तित्व का आकलन होता है, उसकी कार्य प्रणाली का आकलन होता है। जैसे बच्चे द्वारा लिखी गई कविताएं, बच्चों द्वारा लिखी गई कहानी, ये सभी पोर्टफोलियो के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि पोर्टफोलियो में बच्चे के कार्य प्रणाली का, समग्र कार्य प्रणाली का आकलन होता है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, कार्य प्रणाली के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। यानी कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला है थॉर्नडाइक ने किया, दूसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन ने किया, तीसरा स्टर्न ने किया और चौथा है कि पियाजे ने किया। तो थॉर्नडाइक की बात करें तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा, स्पीयरमैन के साथ चला जाएगा कि बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया। क्वेश्चन नंबर 9 है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। कौन सा विकास, तो नैतिक विकास। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया। तो पहला है स्किनर, दूसरा है पियाजे, तीसरा है कोहलर वर्ग और चौथा है वाइगोस्की ने। तो स्किनर की बात करें तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत के जनक कौन है, तो स्किनर है। पियाजे की बात करें संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, तो पियाजे हैं। संज्ञानात्मक विकास के जनक कौन है, संज्ञानात्मक सिद्धांत विकास के जनक कौन है, तो पियाजे हैं। कोहलर की बात करें तो नैतिक विकास
नैतिक विकास के जनक अगर वाइगोस्की की बात करें तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की है। यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन है? वाइगोस्की है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? नैतिक विकास पूछा गया। तो यहाँ पर हम तीसरा विकल्प लॉक कर देंगे, कोहलर वर्ग के साथ चला जाएगा। अगर सामाजिक सांस्कृतिक की बात करें तो हम किसको लगाएंगे? वाइगोस्की को लगाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प राइट हो जाएगा, कोहलर वर्ग के साथ चला जाएगा कि नैतिक विकास सिद्धांत के जनक है कोहलर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? यानी कि पुनर्वलन सिद्धांत के जनक कौन है? तो पहला ऑप्शन है स्किनर है, दूसरा मैस्लो है, तीसरा ऑप्शन है वुडवर्थ है और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक है। तो पुनर्वलन सिद्धांत के जनक, यहाँ पर से दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक पूछा जाता है पुनर्वलन शब्द के जनक और दूसरा है पुनर्वलन सिद्धांत के जनक। जब पुनर्वलन की बात की जाए, पुनर्वलन शब्द की बात की जाए तो किसने दिया? मिस्टर हल ने दिया। कौन दिया? हल ने दिया। यहाँ पर क्या पूछा गया? सिद्धांत। जब सिद्धांत की बात होती है तो हम किसको लगाएंगे? स्किनर को लगाएंगे। जब पुनर्वलन सिद्धांत किसने दिया ये पूछा जाता है तो आप स्किनर को टिक करिएगा। जब पूछा जाता है पुनर्वलन के जनक यानी पुनर्वलन शब्द के जनक तो आज मिस्टर हल को, मिस्टर क्लार्क हल को लगाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्किनर के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है? यहाँ पर भैया पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे वैज्ञानिक हैं जो गेस्टाल्टवादी नहीं है। गेस्टाल्टवादियों ने किसका सिद्धांत दिया है? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया है। किसका सिद्धांत दिया है? तो सूझ एवं अंतर्दृष्टि। सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? तो मनोवैज्ञानिक यानी कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने दिया है। तो उसमें से पूछा जा रहा है कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक है जो गेस्टाल्टवादी नहीं है? तो पहला है वर्दाइमर, दूसरा है कोफा, तीसरा है कोहलर और चौथा है स्किनर। तो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक वर्दाइमर को भी कहा जाता है, कोफा को भी कहा जाता है, कोहलर को भी कहा जाता है। स्किनर गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं, तो हम नहीं को ऑप्शन कर देंगे। ठीक, यहाँ पर चौथा विकल्प राइट हो जाएगा, स्किनर के साथ चला जाएगा कि स्किनर जो है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसी बच्चे में सामाजिकरण होता है, यानी कि किसी बच्चे में सामाजिकरण का विकास कब होता है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण का विकास हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था में हो जाता है, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में और चौथा ऑप्शन है कि ये सभी। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी बच्चे में सामाजिकरण का विकास कब होता है। अगर शैशवावस्था की बात की जाए, यहाँ पर ऑप्शन में शैशवावस्था नहीं है। अगर यहाँ पर शैशवावस्था की बात की जाती है कि शैशवावस्था में क्या सामाजिक विकास होता है, तो नहीं होता, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा होता है, वो समाज में नहीं रहता, उसको समाज के बारे में कुछ पता नहीं होता है। जब यहाँ पर पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था पूछा जा रहा है, तो बाल्यावस्था में क्या होता है, बच्चे जो है अपने संगी साथियों के साथ क्या करते हैं, खेलना पसंद करते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सामाजिकरण का विकास होता है। तो यहाँ पर पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिकरण का विकास हो जाता है, दूसरा बाल्यावस्था में भी हो जाता है, किशोरावस्था में पूरी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है, ये सभी यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी हैं कि इन सभी में सामाजिकरण का विकास होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर शैशवावस्था अगर दिया गया तो होता तो आपको वो टिक नहीं करना है, क्योंकि शैशवावस्था में सामाजिकरण का विकास नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर कैसा होता है। यहाँ पर दर पूछा गया कि सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर कैसा होता है। तो पहला है घटता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन है कि घटता बढ़ता दोनों है और चौथा ऑप्शन है कि समान होता है। तो सरल रेखीय पूछा गया, सरल रेखीय वक्र कितने प्रकार के होते हैं, तो वक्र होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। कौन कौन से? सरल रेखीय वक्र, सरल रेखीय वक्र और उन्नतोदर वक्र, उन्नतोदर वक्र और होता है नतोदर वक्र, और चौथा ऑप्शन है, चौथा नंबर होता है मिश्रित वक्र।
वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। पहला होता है सरल रेखीय वक्र, दूसरा उन्नतोदर वक्र, तीसरा नतोदर वक्र और चौथा मिश्रित वक्र। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया सरल रेखीय वक्र, यानी कि पहला ऑप्शन, पहला नंबर वाला वक्र पूछा गया कि सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर कैसा होता है। तो वक्र कैसे बनता है? वक्र बनता है ऐसे, हर जगह नहीं है, ऐसे बनता है वक्र। इधर क्या होता है? इधर होता है हमारा अधिगम, क्या होता है? अधिगम होता है। इधर होता है हमारा समय। सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर कैसे होता है? ऐसे समान होता है। जैसे जैसे हम सीखते हैं, अधिगम का मतलब होता है सीखना, जैसे जैसे टाइम होता है, जैसे जैसे समय होता है, समय के साथ हमारा सीखने का दर क्या होता है? तो समान समान होता है, यानी कि ऐसे होता है, सीधा एकदम होता है। सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर क्या होता है? समान होता है। कभी कभी आपको वक्र ऐसे बना के दे दिया जाएगा, सरल सरल रेखीय वक्र रहेगा, उन्नतोदर रहेगा, नतोदर रहेगा, मिश्रित रहेगा। और आपको उसमें से छांटना होगा कि इसमें से कौन सा सरल रेखीय वक्र है। तो आप लोग ऐसे सीख लीजिए कि सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर समान होता है। इधर अधिगम होता है, इधर नीचे क्या होता है? समय होता है, बीच में क्या होता है? दर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो? सीखने का दर क्या होता है? समान होता है, यानी कि चौथा विकल्प राइट हो जाएगा कि सरल रेखीय वक्र में सीखने का दर समान होता है। जैसे जैसे समय होता है वैसे वैसे वक्र हमारा बनता चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सीखने का अनोखा काल, क्या पूछा गया भैया यहाँ पर? सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है, यानी कि किस काल में बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है। तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है शैशवावस्था, तीसरा है किशोरावस्था और चौथा है प्रौढ़ावस्था। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। यहाँ से 2 क्वेश्चन हमेशा बनता है कि सीखने का अनोखा काल और जीवन का अनोखा काल, यानी कि सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है और जीवन का अनोखा काल किसे कहा जाता है। जब जीवन का पूछा जाए अनोखा काल तो हो जाएगा हमारा बाल्यावस्था, क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था हो जाएगा। और यहाँ पर क्या पूछा गया है? सीखने का अनोखा काल, तो यहाँ पर हो जाएगा शैशवावस्था, यानी कि दूसरा विकल्प राइट हो जाएगा कि शैशवावस्था में बच्चा सबसे तेजी से सीखता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 है कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है? किस काल में बच्चा झूठ पे झूठ बोलता है? तो यहाँ पर पूछा गया कि मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहा जाता है। तो पहला है बाल्यावस्था, दूसरा है किशोरावस्था, तीसरा है भ्रूणावस्था और चौथा है शैशवावस्था। तो यहाँ पर मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है बाल्यावस्था को, क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है? 6 से 12 को वर्ष को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं। और बाल्यावस्था में बच्चा 6 से 12 जब साल का हो जाता है तो क्या बोलता है? सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। क्या बोलता है? झूठ बोलता है। इसलिए इसको कहा गया है मिथ्या परिपक्वता का काल, यानी कि झूठ पे झूठ बोलता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प राइट हो जाएगा कि बाल्यावस्था के साथ चला जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। छात्र हित में शिक्षा है, राष्ट्र हित में शिक्षा है। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।